बड़ा कठिन समय चल रहा है। पूरा पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। पूरे विश्व के लोग इस महामारी से कैसे निकलें, कैसे बचे जाएं, कैसे निजात पाएं, इसका भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम भारतवासियों को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो ताली थाली और दिया बत्ती के चक्कर में हमें उलझाए रखा। तब तक हमारे हिंदुस्तान में कोरोना का वायरस 1-1.5 लाख से ऊपर हो गया। साथियों, अंधविश्वास की बात करने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री अपने विज्ञापन के लिए, नींबू काटने के लिए, राफेल के लिए विदेश भेज सकता है और लोगों को बोलता है कि आप जो है अंधविश्वास में भरोसा करते हो। साथियों, बड़ा दुख हो रहा है इस समय कि इस आपातकाल की परिस्थिति में जहाँ पूरा विश्व आज जूझ रहा है, वहीं हमारे हिंदुस्तान के जो अलग अलग राज्य है, इन अलग अलग राज्यों की सीमाओं को सरहदों में बांटा गया है। दुख होता है आज इस विकट परिस्थिति में जब कोई बहुत बड़ा काम होता है तो मोदी का नाम आता है और जो कुछ गलत होता है तो राज्यों का नाम आता है। साथियों, मैं मध्य प्रदेश के धार जिले से अध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस का। साथियों, मैंने पूरी पीड़ा यहाँ मजदूरों की देखी है कि महाराष्ट्र के लोग हमारे सेंधवा बॉर्डर पर डेली सैकड़ों हजारों तादाद में मजदूरों को छोड़ के जाते हैं। 2-2, 3-3 तक मजदूर तड़पते रहे और बड़ी मुश्किल से उन लोगों को बस या ट्रक या ट्रैक्टर या जो भी है ऑटो वाहन, उनसे वो बैठ के जैसे वैसे अपने अपने घर जाने के प्रयास में रहे। लेकिन साथियों, पहले लॉकडाउन में ही जो पूरी तरह से मजदूर लोग थे वो सारे के सारे मजदूर पैदल ही अपने 6 गांव को चले गए। काफ़ी दूर दूर से लोग मुझे पता है क्योंकि मैंने यथाशक्ति खाने की व्यवस्थाएं जो मुझे बनता था मैं उनके लिए करता था। मैंने देखा भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, उत्तर प्रदेश, बंगाल, जो सूरत और बॉम्बे से निकल कर पैदल पैदल गए। साथियों, मजदूर तो पहले लॉकडाउन में ही निकल गए थे, लेकिन जो आज मध्यम वर्ग के परिवार लोग जो हैं बेचारे, जो 40,000 50,000 की सैलरी बम्बई और सूरत और अन्य शहरों में कमाते हैं, वो लोग आज मजबूर हो गए पैदल चलने के लिए। आज सरकार श्रमिक ट्रेन की बात करती है, श्रमिक ट्रेनें चल रही है। 1853 में हमारे हिंदुस्तान में ट्रेनें शुरुआत हुई है और आज बड़ी दुख की बात है कि वो ट्रेनें रास्ता भूल जाती है। रास्ता तो मोदी भूलता साथियों, ट्रेनें नहीं भूलती है। एक ट्रेन को जहाँ 12 से 18 घंटे में गए, जहाँ अपने गंतव्य स्थान को पहुँचना रहता है, वो ट्रेनें हमारे यहाँ 14-14, 15-15 घंटे में या अभी तो 90-90 घंटे में अपने क्षेत्र में पहुँची है। धिक्कार वाली बात है साथियों। पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है और इस हिंदुस्तान में जहाँ एक और बड़े लोग जो हैं जिन्हें विदेशों से हवाई जहाज से लाया जा रहा है और वही लोग संक्रमण लेके आए हैं। हमारे राहुल गांधी जी ने 12 जनवरी को ही बता दिया था कि कोरोना नाम की महामारी जो अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देगी, वो सुनामी आने वाली थी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के मुखिया ने सिर्फ हमारी चापलूसी की प्रकाष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिल्कुल भी हिंदुस्तान का ध्यान न रखते हुए ट्रंप का एक विशाल कार्यक्रम हिंदुस्तान में कराया। साथियों, ट्रंप का जब कार्यक्रम हिंदुस्तान में चल रहा था तब सैकड़ों की तादाद में पूरा अमेरिका इस बीमारी से संक्रमित हो गया था। वो लोग कितना यहाँ पर बीमारी लेकर आए होंगे ये हम अच्छे से जानते हैं। आज पूरा अहमदाबाद, जिसमें 1-1.5 लाख लोगों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया था, कहीं लोग संक्रमित है। बड़ी दुख की बात तो ये है साथियों कि इस विकट परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में भ्रष्टाचार का आलम है। जहां गुजरात की हम बात करते हैं, राजकोट के अंदर यह देखा गया कि जो वेंटिलेटर है उन्हीं में भ्रष्टाचार किया गया है और भ्रष्टाचार भी उस व्यक्ति ने किया है जो 9 करोड़ रुपए का मोदी को जो कोट पहनाता है, उसी की फैक्ट्री से 2 नंबर में वो वेंटिलेटर खरीदे गए और उसको लाभ पहुंचाया गया। हाल ही में आज हम देखते हैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पीपीई किट में भ्रष्टाचार के कारण आज इस्तीफा दिया है। पूरा हिंदुस्तान इस संकट से जूझ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, उन लोगों ने ही आज भ्रष्टाचार
को चरम सीमा पर लाकर रख दिया। मैं आज मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आप हमेशा कोसते हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में। आदरणीय मोदी जी, अगर 70 साल में कुछ नहीं किया तो आप ये इतनी प्राइवेट जो सरकारी संस्थाएं हैं जिनको आप बेच चुके हो, आपके यहाँ कोई आपके दहेज में नहीं आई थी, कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। कोरोना के शुरुआत में ही आप लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर खोलने के चक्कर में दुनिया भर की नौटंकियां की। आपने ट्रेनों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया, जबकि हिंदुस्तान में हर गली में, हर नुक्कड़ सब में एक स्कूल कॉलेज मिल जाता। आप अगर सही ढंग से मैनेजमेंट करते तो हिंदुस्तान में स्कूल कॉलेजों की कोई कमी नहीं है। आप समय बिताते रहे नौटंकी करने में, और तब तक हिंदुस्तान में पूरी तरह से कोरोना वायरस फैल चुका था। और आज हमें देखते हैं कि इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फर्जी आंकड़ों में लिप्त है। जो व्यक्ति कोरोना से मरता है उसको कोरोना न बताते हुए किसी अन्य बीमारी का कारण बताकर उसके आंकड़े को गुप्त रखा जा रहा है। साथियों, तो आज इस विकट परिस्थिति में इस हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान को सरहदों में बांट दिया है। आज मजदूर बेचारे मजबूर हो गए इस नाकाम सरकार को छुपाने में। जितनी अहम भूमिका मोदी भक्तों को है, मैं निश्चित तौर पर करना चाहता हूं। मेरे साथियों, आप भक्ति छोड़ दीजिए और हिंदुस्तान को बचा लीजिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक दिन आपको खड़े होना ही पड़ेगा, आपको आवाज़ उठाना पड़ेगी। ज़्यादा दिन भक्ति नहीं चलती है, ये मोदी हिंदुस्तान को ख़त्म कर देगा। साथियों, ये आज एक तरफ हिंदुस्तान कोरोना से लड़ रहा है और दूसरी तरफ चाइना ने अपनी सीमाओं पर सैनिक शक्ति बाहुबल के साथ खड़ी कर रखी है। हम सब दूर से परेशान हैं साथियों, और हम कोरोना से लड़ें, भूखमरी से लड़ें या मजदूरों से लड़ें। आज मजदूर 1500 200 किलोमीटर तक 2,000 किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हुए, जिनके पैरों में छाले हो गए। मैं धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तान के समाज सेवियों को, जहां एक और सरकार विफल रही, उस कंडीशन में फिर हिंदुस्तान के जो समाज सेवी थे उन लोगों ने उन मजदूरों को घर पहुंचाने का भी प्रयास किया, उन लोगों को खाना खिलाने का भी प्रयास किया, उन लोगों को चप्पल जूते पहनाए ताकि इस भर दोपहरी में हिंदुस्तान के वो आवाम हमारे घर पहुँच जाए। साथियों, सबसे बड़ी दुख भरी कहानी तो ये थी कि जहाँ हम बिल्डिंग बनाने के लिए जो मिक्सर मशीन बनाते हैं होती है, जिसको फ्लोरी कहते हैं, उस फ्लोरी में 18 व्यक्ति अंदर बैठकर बम नासिक से इंदौर पहुंचे। वो दर्दनाक हादसा देखकर आंखों में आंसू आ जाता। साथियों, ये वक्त है हिंदुस्तान को बचाने का। भक्ति छोड़ दीजिए। भक्तों से निवेदन है, पत्रकार महोदयों से निवेदन है कि आप सारा काम छोड़ दीजिए और मजदूरों की लड़ाई लड़िए, हिंदुस्तान की लड़ाई लड़िए, अर्थव्यवस्था की लड़ाई लड़ लिए। मोदी जी बोलते हैं कि मैं इतने लोगों को रोजगार दे दूंगा, उतने लोगों को रोजगार दे दूंगा। इस व्यक्ति ने रोजगार तो नहीं दिया साथियों, लेकिन रोजगार करोड़ों लोगों का छीन जरूर लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 8 दिन अगर कंटिन्यू हिंदुस्तान की सारी अगर ट्रेनें चला देते हैं तो ये मानव त्रासदी कभी नहीं आती। लोग इसे 1947 में जब देश के टुकड़े हुए थे उससे जोड़ा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस समय इतना खतरनाक मंजर नहीं था जितना आज है मंजर। मैं देखता हूं कि एक परिवार पैदल पैदल आ रहा है, 2 बच्चे उसके जिनके पीठ के ऊपर बैग टंगा हुआ, एक बच्चा महिला की गोदी में, और उस महिला के पैरों में चप्पल तक नहीं। ऐसी त्रासदी हम देख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं, भक्त लोग कह रहे हैं कि मजदूरों को तो अफवाहें फैलाई गई और इस वजह से वो अपने गांव की ओर लौटे हैं। साथियों, भूखे मरता व्यक्ति क्या नहीं करता, ये कहावत है। जहां एक और बीमारी की तड़प, दूसरी तरफ भूख की तड़प, व्यक्ति घर की ओर ही लौटेगा। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर, जो राहुल गांधी जी की चुनाव के समय हमारे घोषणा पत्र में न्याय योजना की बात थी कि 20 करोड़ लोगों को हम रोजगार दें, 20 करोड़ लोगों को हम न्याय देंगे। न्याय के तहत हम पर महीने 2 साल तक, जब तक कि वो व्यक्ति सक्षम न हो जाए, तब तक 7,500 रुपये पर महीने उस गरीब के खाते में हम डालेंगे। तो निश्चित तौर पे इस अर्थव्यवस्था को हम सुधार सकते हैं। दूसरा, कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसद भवन में भी इसकी खिल्ली उड़ाई कि सबसे बड़ी कोई बकवास स्कीम है तो वह है मनरेगा।
महात्मा गांधी जी के नाम से जो हमने ये स्कीम चलाई थी, इसको उन्होंने फर्जी घोषित किया, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री खुद भी उसको चलाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन बात वही आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इस शासनकाल में भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम जो 100 दिन का रोजगार मनरेगा के अंतर्गत हम देते हैं, हम मांग करते हैं कि वो 200 दिन दिया जाए, ताकि मजदूरों का पलायन अब शहरों की तरफ नहीं हो पाएगा। मजबूर लोग हैं वो लोग उनको अपने क्षेत्र में ही काम मिल जाए। तीसरी बात जो है विशेष पैकेज की, विशेष पैकेज सिर्फ मार्केटिंग थी। 5 दिन तक कंटिन्यू 4 बजे तक हमारी प्रधानमंत्री जी तो पहले आके भाषण दे ही दिए, और 4 दिन तक हमारी वित्त मंत्री जी इंग्लिश में बोलती रही। हिंदुस्तान के आधे लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, उसके अनुवाद करने में दूसरे भाई हमारे सहयोगी थे। 4-5 दिन कंटिन्यू मूर्ख बनाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने झूठ बोला है। जो विशेष पैकेज की बात की है वो विशेष पैकेज नहीं, एक्चुअल में लोन है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस विशेष पैकेज को लोन नहीं, हमें राहत पैकेज चाहिए। और जो चौथी बात है कि जो प्रवासी मजदूर लगभग तो चले गए हैं, आपने आज हवाई जहाज भी चला दिए हैं, आपने ट्रेनें भी चला दी है कुछ जगह, लेकिन फिर भी लोग आज भी मजबूरी में इधर उधर पैदल चल रहे हैं। उन लोगों को कैसे भी अपने घर पहुंचा दिया जाए, और जो घर पहुंच गए उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हमको पता है क्वारंटाइन क्षेत्र में जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उन लोगों को क्वारंटाइन क्षेत्र में ज़बरदस्त ठूसा गया है। उनको न टाइम पे खाना दिया जा रहा है, न पानी दिया जा रहा है, न कुछ भी नहीं। वो मजबूर है कि क्वारंटाइन जो एरिया बनाया है उसमें एक जगह में 2-2, 3-3 हज़ार लोगों को रखा गया है। जब 2000 लोगों के बीच में एक भी अगर संक्रमित व्यक्ति आ गया तो पूरे लोगों को संक्रमित कर देगा। तो साथियों, मेरा इस मोदी सरकार से निवेदन है कि गरीबों के पक्ष में भगवान को साक्षी मानकर कुछ तो करें आप, अन्यथा हिंदुस्तान है ये, हम इतिहास ईसा पूर्व से लगा के आज दिनांक तक का देखते हैं। मोदी जैसे कहीं आए और कहीं चले गए और खप गए और ख़त्म हो गए। साथियों, इस हिंदुस्तान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, आप भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि मोदी जी, आप इस विकट परिस्थिति में अपनी राजनीति बंद करिए और यहाँ के हिंदुस्तान के जो प्रताड़ित गरीब लोग हैं उनकी मदद कीजिए, अन्यथा आपको भगवान कभी नहीं माफ़ करेगा। जय हिंद, जय भारत।